नमस्कार, राधे राधे। स्कूल मैनेजमेंट की पहली कक्षा में आपका स्वागत है। पूर्व की क्लास में हमने जो अध्ययन किया था, वो आपके सिलेबस के बारे में अध्ययन किया था। तो हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं, वो स्कूल मैनेजमेंट को प्रॉपर्ली तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले जो हमारा बिंदु रहेगा, वो हम पढ़ेंगे शैक्षिक परिदृश्य। शैक्षिक परिदृश्य, या अगर मैं कहूँ इसकी पृष्ठभूमि कह दो या ऐतिहासिकता कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। पृष्ठभूमि किसे कहा जाता है कि कहाँ से इसका प्रारंभ होता है, कहाँ से। सबसे पहले अपने को दो शब्द पढ़ने हैं। पहले तो सबसे बड़े शब्द यही हैं, शिक्षा। क्या है? शिक्षा। यह आप ध्यान रखें। और एक होता है शैक्षिक। दोनों शब्द क्या हैं? अलग अलग हैं। शिक्षा को हम क्या बोलते हैं? एजुकेशन बोलते हैं। और ये क्या होती है? एजुकेशनल होती है। ओके, दोनों शब्द क्या हैं? अलग अलग हैं। अब यहां से प्रश्न क्या पूछ सकता है, क्यों समझाया है? क्योंकि एजुकेशन शब्द शिक्षा को बोला जाता है, और शिक्षा किसे कहते हैं? सीखना। और शिक्षा के तीन प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? औपचारिक शिक्षा, जिसमें उद्देश्य और स्थान निर्धारित होते हैं, जैसे स्कूली शिक्षा की बात करें। फिर आती है आपकी निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा कौन सी होती है? जिसमें ना तो जिसमें आपका उद्देश्य तो निर्धारित होता है, परंतु स्थान निर्धारित नहीं होता। हम कह सकते हैं दूरस्थ शिक्षा। और फिर आती है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक में ना उद्देश्य है और ना स्थान निर्धारित होता है, वो अनौपचारिक शिक्षा। तो तीन हो गए। औपचारिक, जिसका उद्देश्य और स्थान निर्धारित। अनौपचारिक, जिसमें ना उद्देश्य निर्धारित होता है और ना ही स्थान होता है। निरौपचारिक में उद्देश्य निर्धारित होता है, परंतु स्थान निर्धारित नहीं होता है। तो शिक्षा तीन प्रकार की है। अब अगर हम बात करें इस शिक्षा की, आपको पूछ सकता है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। पहला प्रश्न आपका यहां से पूछ सकता है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता है शिक्षक दिवस का कब मनाया जाता है? बताइएगा सभी, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता है ना? शिक्षक हैं तो आप सबको पता है कि ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये प्रश्न आप कर दोगे, क्योंकि शिक्षा से जुड़े हुए बिंदु में क्या करने हैं? पढ़ने हैं। अगर वो आपसे ये पूछे कि भाई शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, अब दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि शिक्षक दिवस तो सबके याद है, परंतु ये याद नहीं। शिक्षा दिवस तो ध्यान रखना है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है बताओ? क्योंकि भारत के जो राष्ट्रपति थे, शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने सबसे ज्यादा योगदान दिया, मौलाना अब्दुल कलाम, उनका जन्मदिन होता है। इसीलिए इसको 11 नवंबर को शिक्षक दिवस के रूप शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम बात करेंगे शिक्षा की। शिक्षा का संविधान में कहीं जिक्र है क्या? संविधान में इसकी क्या स्थिति है, ये बात कर लेते हैं। शिक्षा का संविधान में कहां कहां उल्लेख है, ये बात। सबसे पहले आपसे ये पूछ सकता है कि शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा वर्तमान में किस सूची का विषय है? तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान में ये किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची, यही था ना? तो ध्यान रखिएगा, शिक्षा वर्तमान में किसका है? समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय, ये याद रखें। कब हुआ ये? तो देखो, 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन हुआ, और यहां से प्रश्न पूछ लेगा आपसे, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। तब इसे राज्य सूची से हटाकर, पहले ये राज्य सूची का विषय था, राज्य सूची से हटाकर किसका विषय बना दिया है? हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर लिया है। अब समवर्ती सूची क्या होती है? समवर्ती सूची राज्य सूची, समवर्ती सूची है ना? तो ध्यान रखिएगा, राज्य सूची पर क्या कौन बना सकता है? राज्य कानून बना सकता है। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों की अहम भूमिका रहती है। तो ध्यान रखेंगे। अब आपको पूछ सकता है शिक्षा वर्तमान में किस सूची का विषय है? तो आपका उत्तर होना चाहिए समवर्ती सूची का है। पहले किसका था? राज्य सूची का विषय था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। फिर संविधान में और कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, संविधान की धारा 45, संविधान की कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 45 क्या कहता है? अनुच्छेद 45, और 45 का अर्थ है नीति निर्देशक तत्व, जो राज्य के द्वारा क्या किए जाएंगे? पूरे किए जाएंगे। तो ऐसे ध्यान रखना है 45 में क्या बात है
की गई है। तो इसमें सीधा सा कहा गया है प्रारंभिक जो शिक्षा होगी, प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य किया और निःशुल्क किया जाए। ध्यान रखना, अनिवार्य व निःशुल्क, अनिवार्य व निःशुल्क। कौन सी अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि प्रारंभिक जो शिक्षा है वो क्या रहेगी? अनिवार्य और निःशुल्क रहेगी, और इसका भार कौन वहन करेगा? राज्य करेगा। तो ध्यान रखना, अनिवार्य शिक्षा को निःशुल्क को देश में लागू करें, देश में लागू। परंतु ध्यान रखना, ऐसा क्या संभव हो पाया? तो सरकार ने ऐसा संभव कर दिया। कैसे कर दिया? सरकार ने एक नियम लगाया, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन आरटी 2009। और इसके अंतर्गत प्रत्येक 6 से, पहले तो 6 से 14 था ना, वो अब तो 6 से 18 हो चुका है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, बिल्कुल निःशुल्क रूप से बालकों को पढ़ाया जाता है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं। चलिए, अब उसके बाद में शिक्षा के संदर्भ में और क्या हुआ? तो देखो 1854 का वुड डिस्पेंस घोषणा पत्र, वुड डिस्पेंस घोषणा पत्र, डिस्पेंस घोषणा पत्र, यहां भी शिक्षा की बात की गई है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहला काम यही हो गया, अपने को लिखित रूप में काम मिल रहा है सबसे 1954 में। फिर अगर बात करें 1910 के अंदर, 1910 में शिक्षा विभाग की क्या होती है? स्थापना। भारत में शिक्षा विभाग की स्थापना, विभाग की स्थापना। बहुत बढ़िया बात है गुरु जी। उसके बाद में देखो शिक्षा, यहां तो समझाने की बस ये आपको याद रखना है, 1950 में शिक्षा को राज्य सूची का विषय बनाया गया, राज्य सूची का विषय बनाया गया। और अभी बता के आए हूं, राज्य सूची से हटकर कहां आ गई? अब विषय बनाया 1950 में, जिस दिन 26 नवंबर 1949 और फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है, उस दिन शिक्षा को क्या बनाया गया है? राज्य सूची का विषय बनाया गया था शुरू में, ठीक है। और उसके बाद की बात करेंगे, हाँ? उसके बाद में देखो, उसके बाद में आता है एक मुदालियर आयोग, 1952 और 53 में स्थापना होती है। और इसी मुदालियर आयोग को हम कहते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग भी नाम दे देते हैं, जिसके श्री लक्ष्मण कुमार जी जो प्रोफेसर थे, मुदालियर साहब जो चेन्नई विश्वविद्यालय में क्या थे? प्रोफेसर थे। उन्हें इसका क्या बनाया गया है? अध्यक्ष। एक तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, इसी को बोलते हैं मुदालियर आयोग कह दो, या इसे कह देंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इन दोनों नामों से इसे जान सकते हैं, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा, लक्ष्मण मुदालियर। ये चेन्नई विश्वविद्यालय में क्या थे? प्रोफेसर थे, तो आप ध्यान रखेंगे। इसके अध्यक्ष कौन है? लक्ष्मण स्वामी, पूरा नाम तो इनका लक्ष्मण स्वामी मुदालियर है, परंतु आप इनको लक्ष्मण मुदालियर के नाम से भी जान सकते हैं। तो यहाँ स्वामी शब्द भूल गए, कोई दिक्कत नहीं, तो इसे मुदालियर आयोग बोला जाता है। उसके बाद में देखो 52 के बाद में 66, और यहाँ आया था कोठारी आयोग। शिक्षा के संदर्भ में इन्होंने भी प्रयास किए, कोठारी आयोग। ये डिटेल से क्यों नहीं करवा रहे? क्योंकि टॉपिक आपकी पृष्ठभूमि दे नहीं रखी है, तो इसे सिर्फ इतना याद रखना है कि कब कौन सा आयोग बना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में देखो, उसके बाद में यहां से प्रश्न बन सकता है 1985, और 1985 में हम बात करें, राजीव गांधी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी जी, है ना। राजीव गांधी जी सरकार में 84 में तो मृत्यु हो गई थी गुरु जी, गलत कैसे कराते हो, परंतु उस सरकार का नाम राजीव गांधी के नाम से ही जाना जाता है।
तो राजीव गांधी सरकार ने काम किया था शिक्षा विभाग के लिए। सरकार ने MHRD विभाग की स्थापना की, विभाग की स्थापना की। तो कब हुई है? देखो 1985 में। ये विभाग MHRD हिंदी में बात करें तो इसे बोलते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अगर आप इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मानव विकास संसाधन मंत्रालय। इस विभाग की क्या होती है? स्थापना होती है कब? 1985 में, राजीव गांधी की सरकार के समय। ठीक है, और इसमें कितने विभाग थे आपको ये पूछ सकता है। तो MHRD में 5 विभाग, ये आप ध्यान रखेंगे। कितने विभाग है? 5 विभाग थे। अब यहां एक परिवर्तन होगा। 1986 में एक शिक्षा नीति आती है और यहां से प्रश्न आपको ये पूछेगा कि उस शिक्षा नीति के उद्देश्य क्या क्या थे। तो अपन यहीं पढ़ लेते हैं 1985। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट 1986 की शिक्षा नीति, 1986 की शिक्षा नीति के आयाम। ठीक है, 1986 में शिक्षा नीति आती है और इसके आयाम क्या क्या थे, यहां से आपका प्रश्न पूछ सकता है। तो उन आयामों की बात करेंगे। पहला आयाम क्या था? उनका आयाम सीधा सा था कि शिक्षा जो है वो प्रत्येक घर तक पहुंचनी चाहिए और जितना हो सके उतना नामांकन होना चाहिए। तो पहला आयाम आपको ऑप्शन में वो देगा सार्वजनिक पहुंच, सार्वजनिक पहुंच और नामांकन। ये बात आप ध्यान रखेंगे, पहुंच और नामांकन। यानी ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आपको क्या करना है? शिक्षा से जोड़ना है, कोई शिक्षा से वंचित ना रहे। दूसरा, अब जब ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप जोड़ेंगे तो कुछ आयु भी तो क्या की जाए? निर्धारित की जाए। तो 1986 के अंदर जो बालकों की आयु निर्धारित की गई वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो कैसी थी? तो देखो वो थी 14 वर्ष की आयु तक, आयु तक ठहराव। अर्थात हम बात करें तो 6 वर्ष का बालक का एडमिशन होता है और 6 से कितना है? 14 वर्ष। 8 और 6 कितने होते हैं? 14। यानी कम से कम क्या पढ़ाया जाए? कक्षा 8 तक तो बालक को पढ़ाया जाए। यानी ये कहने का औचित्य है कि 14 वर्ष तक के बालकों को कम से कम तो स्कूल में क्या किया जाए? रोका जाए। कक्षा 8 तो उन्हें क्या करवाई जाए? पास करवाई जाए। ठीक है, और तीसरा क्या था? तीसरा था शिक्षा की गुणवत्ता में, गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार किया जाए। पर्याप्त सुधार की शिक्षा जो दी जा रही है उसकी गुणवत्ता, है ना, टोटल क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी से पढ़ाया जाए। टीचर क्वालिटी होनी चाहिए, बच्चों के अंदर ये चीजें आनी चाहिए, शिक्षा की गुणवत्ता होनी चाहिए। तो ये 3 उद्देश्य थे किसके? 1986 की शिक्षा नीति के। उसके बाद में क्या आया? उसके बाद में आती है अपनी 2020 शिक्षा नीति, 2020 की शिक्षा नीति। और इसके अंदर आप सभी ने देखा ही होगा, 2020 तो आपसे परिचित है ना, कोरोना से उभरे ही थे हम, वही है 2020 की शिक्षा नीति। सबसे पहला जो काम हुआ, इन्होंने जो पुराना एक राजीव गांधी सरकार में एक विभाग चल रहा था जिसका हमने कहा था मानव विकास संसाधन मंत्रालय, MHRD, 1985 में स्थापना हुई, 5 विभाग थे, उसको क्या कर दिया इन्होंने? MHRD को भंग किया थे। इसको क्या किया है? भंग कर दिए। अब MHRD की जगह एक नया विभाग इन्होंने बनाया। ठीक है, और कौन सा बनाया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यानी ये नया विभाग किस नाम से जाना गया? शिक्षा मंत्रालय के नाम। तो ये बात आप ध्यान रखें, शिक्षा मंत्रालय। यानी आपको प्रश्न पूछ सकता है MHRD को कब भंग किया गया? तो आप देंगे कब भंग किया गया? 2020 की शिक्षा नीति में, ऐसे याद करेंगे। ठीक है, 2020 की शिक्षा नीति में इसको भंग करके इसकी जगह कौन सा विभाग? M बड़ा है, O छोटा है और E बड़ा है ना। तो ध्यान रखेंगे शिक्षा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा मंत्रालय, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
पूरी जीडीपी, अब ध्यान रखना है इसके अंदर, पूरी जीडीपी का 3.5% क्या लगता था, पहले बजट लगा करता था शिक्षा पर। बजट किस पे वहन होता था, शिक्षा पे। परंतु अब वर्तमान में कितना है आपको ये पूछ सकता है, तो पूरी जीडीपी का कितना प्रतिशत, 6% बजट किस पे वहन होगा, शिक्षा पर। तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो 6% यानी टोटल जो अपना जीडीपी है ना, बजट का 6% इसको दिया जाएगा। अगर पूरा व्यय होता है तो भारत का ऐसा कोई कोना नहीं बचेगा जहां एजुकेशन नहीं पहुंचेगी। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो नया विभाग बन गया, कितना बजट दिया है, 6%। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब एक बात बता दूं मैं, अब हमारे मन में क्या एक संशय सा रहता है, मन में क्या रहता है, एक संशय रहता है कि गुरुजी राजस्थान के अंदर कोई भी राज्य है, किसी राज्य के अंदर शिक्षा मंत्री नहीं होता। ये बात ध्यान रखेंगे, शिक्षा मंत्री हमेशा केंद्र में होता है, राज्य में कोई शिक्षा मंत्री नहीं है। ये ध्यान रखने वाली बात है। केंद्र में हमेशा शिक्षा मंत्री होते हैं, राज्य में शिक्षा विभाग का अध्यक्ष होता है, मंत्री नहीं होता है। शिक्षा विभाग का क्या होगा, अध्यक्ष होगा, और केंद्र में क्या होगा, शिक्षा मंत्री होगा। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, यहां बिठा लेना कि राज्य के अंदर कोई शिक्षा मंत्री नहीं होता, वो हमने एक परिपाटी बना रखी है। ठीक है, तो राज्य में शिक्षा मंत्री नहीं, विभाग, शिक्षा विभाग का एक अध्यक्ष होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब देखो पहले क्या सिस्टम था, यहां चलते हैं। पहले क्या सिस्टम था, पहले जो शिक्षा थी, पहले शिक्षा का रूप या प्रारंभिक शिक्षा का रूप, पहले क्या था, सीधी 10th क्लास चलती थी, 10वीं कक्षा तक ये चलता था। शुरू में जो स्कूल चले वो कहां तक चले, पहले 10 वर्ष की शिक्षा थी, है ना, 10वीं तक शिक्षा थी। उसके बाद में स्कूल चले कौन से, 10+2, है ना, की शिक्षा। यानी फिर आया था ना +1+2, ऐसे बोला जाता, 2 साल की शिक्षा को बढ़ा दिया। परंतु वर्तमान में अब कौन सी शिक्षा प्रणाली चल रही है, ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि करंट का प्रश्न है, आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है। तो आप यहां लिखेंगे वर्तमान, वर्तमान में कौन सी चल रही है। तो देखो 5 3 3, ठीक है, और उसके बाद में है 4। ओके, अब टोटल कितनी हो गई है, देखो टोटल देखो, 5 और 3 8, 8 और 3 11, और 11 और 4 15 वर्ष की। कितनी शिक्षा है भाई, 15 वर्ष की। यहां कितनी थी, 12, यहां कितनी थी, 10। तो ये ध्यान रखना है कैसे है, इसको मैं समझा रहा हूं। ये शुरू वाले जो 5 वर्ष यहाँ पे लिए गए हैं, इन 5 वर्षों में क्या क्या होगा। तो देखो इन 5 वर्षों में 3 साल तो आपके प्री प्राइमरी के निकल जाएंगे, यानी हम बात करें तो ये नर्सरी, फिर एलकेजी, फिर यूकेजी, है ना, फिर फर्स्ट यानी पहली, और फिर सेकंड। तो ये हो गए 5 वर्ष आपके पूरे। तो ध्यान रखना है ये प्री प्राइमरी से स्टार्ट हो गए हैं 5 वर्ष पहला। फिर देखो क्या है, 3 है, अब 3 जोड़ लो इसमें, यानी दूसरी तक का बालक हो गया। तो यहाँ आएगा थर्ड, ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ, ये भी आपका प्राइमरी सेक्शन हो गया। फिर अगर बात करें आगे, फिर 3 है, तो इसमें देखो 6 आ जाएगा, 7th आ जाएगी, और फिर आ जाएगा 8th। ओके, और फिर उसके बाद में है आपका 4 वर्षीय प्रोग्राम, और 4 वर्षीय प्रोग्राम में देखो कौन बच गई, 9th बच गई, 10th बच गई, और 11th हो गया, और 12th हो गया। तो ये 4 साल। तो ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला आपको पूछ सकता है कि अब वर्तमान में कौन सी शिक्षा पद्धति चल रही है। तो 5 3 3 4 की शिक्षा पद्धति चल रही है, जिसका विशिष्ट विवरण मैंने आपको यहाँ पर कर दिया है। ये प्रश्न आपसे वो पूछ सकता है। अब ध्यान रखिएगा ये जो तीनों साल है ना, ये इसको नाम दे दिया है प्री प्राइमरी। क्या नाम दिया है, प्री प्राइमरी। तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, पीपी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, पीपी। मैं बार बार कहीं लिखूंगा, फिर आप पूछोगे गुरुजी ये क्या है, तो ध्यान रखना इसे क्या बोला गया है, पीपी बोला गया है, प्री प्राइमरी। याद रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। अब अपन आगे चलते हैं, यहां तक आपने पढ़ लिया है। अब है राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य। राजस्थान का
शैक्षिक परिदृश्य, शैक्षिक परिदृश्य। ओके, राजस्थान के अंदर हम बात करें, शिक्षा का जो विकास हुआ वो कितने चरणों में हुआ है? राजस्थान में शिक्षा का विकास जो हुआ कितने चरणों में हुआ? तो हम ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा मैं। राजस्थान में शिक्षा का विकास, बातें करने के लिए अपने पास बहुत समय होता है, लाइव सेशन में आ जाके बात कर लेंगे अपन। राजस्थान में शिक्षा का विकास तो कितने चरणों में होता है? राजस्थान में शिक्षा का विकास, तो ध्यान रखिएगा, इसको अपन 3 चरणों में बांटेंगे। कितने चरणों में बांटेंगे? 3 चरणों में बांटेंगे। एक तो जब से संविधान लागू हुआ, अर्थात 1950 संविधान लागू होता है, और 1997 तक, इसे हम कह सकते हैं प्रारंभिक समय या प्रारंभिक काल कह सकते हो आप, प्रारंभिक काल कह देते हैं। फिर अगर बात करें द्वितीय, अब देखो यहां कितना आ रहा है? 97 आ रहा है, तो 97 से आगे लेके चलेंगे तो 1997 से 2018, 2018 ये प्रारंभिक है। हमने 3 में ही तो बांटा है, तो यहां क्या हो रहा है? विभाजन हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं विभाजन काल। क्या बोलते हैं? विभाजन काल। और 2018 से अब लगातार चल रहा है, 2018 से लगातार, लगातार, ये बात आप ध्यान रखें, 2018 से लगातार। इसे क्या बोलते हैं? अब क्या होगी ये शिक्षा वो देखेंगे, इसे बोलते हैं एकीकृत काल। क्या बोलते हैं? एकीकृत काल। ओके, तो ये हमने शिक्षा को राजस्थान में 3 भागों में बांटा, 1950 से 97 तक, 97 से 2018 तक, और 2018 से अब लगातार। तो देखते हैं, सबसे पहले अपन जो प्रारंभिक काल है इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे प्रारंभिक काल। इसमें शिक्षा क्या थी, कैसे थी? प्रारंभिक काल, जैसे नोट्स में बना रहा हूं वैसे ही बना लीजिएगा। 1950 से लेकर 1997 तक ये क्या रहा? शिक्षा का प्रारंभिक काल रहा। यहां शिक्षा किस प्रकार की थी, किस प्रकार था? सबसे पहले अगर बात करें, यहां पर सर्वप्रथम जो विभाग स्थापित होता है, मैं बता के आया 10वीं तक का था सर्वप्रथम, ये तो था। तो ध्यान रखिएगा, यहां हम लिखेंगे प्राथमिक एवं माध्यमिक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग, ये था। सबसे पहले हमारे प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग की क्या होती है? स्थापना होती है। ठीक है, और ये कहां तक संचालित था? पहले था कक्षा 1 से 10 तक, कक्षा 1 से 10, बाद में इसमें और बढ़ा दिया गया, फिर इसे कर दिया गया कक्षा 1 से 12, +2 जोड़ दी थी ना, तो ये बाद में हो गया था, तो आप लिख सकते हैं बाद में। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग जो था, इसका मुखिया कौन होता है? अब मैं पीछे बता के आया आपको क्या कि शिक्षा मंत्री नहीं होता, तो आप कह सकते हैं कि इसका जो मुखिया होता है वो क्या होता है? मुखिया। तो आप क्या कहेंगे? अध्यक्ष होता है। इस विभाग का क्या होगा? मुखिया, अध्यक्ष होगा। अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है, शिक्षा अध्यक्ष बोल सकते हैं, अध्यक्ष, अच्छा मैंने लिखा नहीं क्या? शिक्षा अध्यक्ष, ऐसे लिखेंगे, शिक्षा अध्यक्ष। अगर आपको ये नहीं जच रहा है तो आप साइड को चेक कीजिएगा, शिक्षा मंत्री राजस्थान में नहीं होता, विभाग का होता है बेटा, विभाग का हमेशा ही अध्यक्ष होता है। ठीक है, अब जितने विभाग होंगे ना अपने राजस्थान में, जितने विभाग होते हैं उतने ही निदेशालय होते हैं। ध्यान रखना, विभाग और निदेशालय क्या है, यहां समझो आप। विभाग और निदेशालय क्या होते हैं? विभाग, और इधर अपन लिख लेते हैं निदेशालय। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक ही विभाग है, ये देखो विभाग, डिपार्टमेंट लिखा है, यानी जहां एक विभाग है तो फिर निदेशालय भी कितना होगा? एक होगा। ये तो बात है। काम दोनों साथ करेंगे, काम क्या करेंगे? दोनों साथ। क्या करेगा? विभाग तो शिक्षा नीतियों का क्या करेगा? निर्माण करेगा, शिक्षा नीतियां बनाएगा, शिक्षा नीतियों का निर्माण करता है।
रूपरेखा बनाता है, कैसे पढ़ाना है, कैसे नहीं पढ़ाना, कौन सा इनके सिलेबस होना चाहिए, उन चीजों का क्या करता है, निर्माण करता है। परंतु उसे धरातल पर कौन लेके आता है, निदेशालय लेके आता है। तो ये करता है शिक्षा नीतियों को क्रियान्वित, शिक्षा नीतियों को क्रियान्वित करने का काम को क्रियान्वित। तो ध्यान रखना, जितने विभाग होंगे उतने ही निदेशालय। शिक्षा निदेशालय अपना कहाँ है, बीकानेर में है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो विभाग तो क्या करता है, नीतियों का निर्माण करता है, और निदेशालय नीतियों को क्या करता है, क्रियान्वित करता है। ठीक है। अब अगर बात करें निदेशालय की, तो गुरुजी इसका मुखिया कौन होता है, तो ध्यान रखिएगा, इसका मुखिया कौन होता है, निदेशक होता है। इसका मुखिया कौन होगा, निदेशक होगा। और अपने कहाँ है, बीकानेर में है। तो आप ध्यान रख सकते हैं, हमारा निदेशालय कहाँ है, राजस्थान का बीकानेर में है। पहले एक ही था, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, पहले एक ही था। 1997 तक ये हमारे पास एक सेक्टर था कि प्रारंभ में हमारे पास एक विभाग और एक ही निदेशालय था, जिसके अंदर पहले कक्षा 1 से 10 तक थी, बाद में 2 बढ़ा दी गई, कक्षा 1 से 12, और मुखिया शिक्षा अध्यक्ष होता है और निदेशालय का निदेशक होता है, वो बीकानेर में है। और जितने विभाग होते हैं उतने निदेशक होते हैं। विभाग का काम होता है शिक्षा नीतियों को क्या करना, निर्माण करना, और निदेशालय उनको क्या करता है, धरातल पर लेके आता है, उनका क्रियान्वयन करता है। ये था आपका पहला चरण, प्रारंभिक चरण जिसे आपने बोला था। नेक्स्ट अपन लेके चलते हैं दूसरा चरण। दूसरे चरण को नाम हमने क्या दिया था, विभाजन काल। क्या नाम दिया था, विभाजन काल। और विभाजन काल की बात करें तो विभाजन काल हमारा था 1997 से लेके 2018 तक, ये था। अब इसको विभाजन काल, जैसा कि मैंने कह दिया, अब क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। अब क्या हो गया, जनसंख्या बढ़ गई, स्कूल ज्यादा खुल गए, अब निदेशालय और विभाग पर क्या आ गया, प्रेशर आ गया। शिक्षा को प्रॉपरली वो प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे थे स्कूलों के अंदर, बच्चों की संख्या अधिक हो गई, और कार्य भी जब बढ़ जाता है, किसी एक कार्यालय पर भार भी बढ़ जाता है, तो फिर क्या करें। तो इन विभागों को क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया, क्योंकि प्राथमिक और माध्यमिक जो विभाग थे उन दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग। और ये बार बार पूछा जाता है, इसीलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, विभाजन काल। तो सबसे पहले अपन देखेंगे जो हमारे विभाग यहाँ अलग हुआ, उसका नाम था राजस्थान प्राथमिक। राजस्थान प्राथमिक, वहां पर क्या था, दोनों साथ में थे, परंतु यहां पर क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। राजस्थान प्राथमिक शिक्षा विभाग। अब प्राथमिक की बात करें तो ये कहां तक होगा, तो ध्यान रखिएगा, इसमें कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक, कक्षा 1 से 8 तक। ठीक है बेटा। अब नंबर 2 सेम ही है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग। माध्यमिक शिक्षा विभाग। अब माध्यमिक की बात आ गई, तो यानी माध्यमिक की बात आएगी तो यहां पर फिर स्कूल कौन सा रह गया, इससे आगे वाला 9 से 12, कक्षा 9 से क्या रहेगा, 12वीं तक। तो ये देखो विभाग कितने हो गए, 2 हो गए। और जैसे ये विभाग 2 हुए तो इसने कार्य कब प्रारंभ किया, तो ध्यान रखना 1997 में ये अलग होते हैं, और 1 जनवरी, यहां लिख लीजिएगा, 1 जनवरी 1998 से दोनों विभागों ने अलग अलग कार्य शुरू किया। दोनों विभागों ने अलग अलग कार्य करना शुरू किया, अलग अलग कार्य करना शुरू किया। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको पूछेगा कि माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालयों या शिक्षा विभाग ने कब अलग अलग कार्य करना शुरू किया। तो आपको ये तारीख याद रखनी है, 1 जनवरी 1998 के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से इन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया। और क्यों अलग हुए थे, तो ध्यान रखना, इसमें लिख लेना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु, गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु दोनों विभाग अलग हुए, दोनों विभाग बने, ऐसे लिख लो।
यानी शिक्षा के अंदर क्या करना है, विभाग दोनों को अलग अलग करना है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब देखो यहाँ विभाग 2 हो गए तो निदेशालय भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे गुरुजी। तो ध्यान रखना निदेशालय, निदेशालय कितने हो गए, 2, निदेशालय भी 2। अब कौन कौन से, वो सेम के सेम नाम रख लो, राजस्थान प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, निदेशालय, ठीक है, बीकानेर। और पहला, दूसरा फिर सेम का सेम, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, ये भी कहाँ है, बीकानेर में। यानी दोनों क्या हो गए, अलग, विभाग अलग होगा तो निदेशालय भी क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये आपको कहीं कंफ्यूज होने की आवश्यकता ही नहीं है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका आराम से आप। फिर आगे अपन तीसरा काल भी पढ़ लेते हैं, तीसरे काल के अंदर क्या दिया गया है वो देखेंगे। तो स्क्रीनशॉट आराम से इसका स्क्रीनशॉट लगा लीजिए, चलिए। और तीसरे काल का नाम हमने दिया था, क्या दिया था, एकीकृत। कौन सा काल है, एकीकृत काल। और ये दिया था 2018 से लगातार अब तक, ये लिख सकते हैं। ये तीसरा चरण है। और ये ध्यान रखिएगा, ये एकीकृत शब्द का अर्थ होता है कि सब चीजों को मिला देना। आप ऐसे याद कर लो, नॉर्मल शब्द याद कर लो आप। एकीकृत का अर्थ होता है सबको एक कर देना, कृत का मतलब करना और एक का मतलब एक कर देना। यानी 2018 के अंदर जो काम अलग अलग हो रहे थे उन सबको क्या कर दिया, एक कर दिया। तो आपको तारीख पूछ सकता है वो कि एकीकृत शिक्षा कब हुई थी, तो आपको ध्यान रखना बहुत इजी तारीख है। एकीकृत कब हुआ, 8/8/18, 8/8/18 को प्रारंभिक विभाग माध्यमिक विभाग को मिलाकर एक नए विभाग की स्थापना कर दी। आप यहां लिखेंगे प्रारंभिक, मैं शॉर्ट में लिखूंगा अब, शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग को मिलाकर एक नया विभाग बनाया, मिलाकर एक नया विभाग, जिसका नाम क्या है, बताओ भाई, जिसका नाम क्या है, दोनों को मिलाया है। यानी माध्यमिक और उनको अलग अलग किया था पीछे हमने दोनों को, और अब मिलाकर इसका नया विभाग कर दिया और नए विभाग का नाम रखा गया, ये स्कूल। स्कूल तो है ही, फिर शिक्षा और विभाग, नए विभाग का नाम क्या रख दिया, स्कूल शिक्षा विभाग, एकीकृत कर दिया। कब बना ये, मैंने बताया 8/8/18 को। अब आपको ये पूछ सकता है इसके अंदर आयु वर्ग कितना रखा गया है, आयु वर्ग। तो ध्यान रखिएगा, आयु वर्ग जब हमने 3 साल बढ़ा दिए, पहले कितनी एज थी, 6 वर्ष थी बाल के एडमिशन की। अब हमने क्या कर दिए, नर्सरी एलकेजी यूकेजी को जोड़ दिया है, प्री प्राइमरी को, तो 3 साल बढ़ गए, है ना। तो वो 6 में से 3 पीछे कर लो, तो कहां से आ जाएगा, 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की शिक्षा, 3 से 18 वर्ष। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। वो आपको पूछेगा कि वर्तमान में कौन सा आयु वर्ग शिक्षा के लिए निर्धारित है, तो आप उत्तर देंगे 3 से 18 वर्ष, ठीक है। और अब स्कूल कौन से संचालित हैं, तो ध्यान रखिएगा स्कूल, और स्कूल कहां से हो रहे हैं, मैंने अभी बताया पीपी, प्री प्राइमरी से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, और प्री प्राइमरी से 12वीं तक है, 12 तक। तो ये बात आप ध्यान रखें। अब कुछ नाम आएंगे, जैसे अगर बात करें, नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं, 3-4 नाम आपको बड़े परेशान करेंगे। ई, ठीक है, SE, एक आएगा SCE। तो ये क्या है, इनको याद करना पड़ेगा, है ना। एकीकृत होने के बाद इनका नाम, या पहले भी इनको हम कह सकते थे, ये देखो ई, एलिमेंट्री एजुकेशन, क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री एजुकेशन, आप लिख लीजिएगा, एलिमेंट्री एजुकेशन जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक शिक्षा, क्या बोलेंगे बेटा, प्रारंभिक शिक्षा, ई, एलिमेंट्री एजुकेशन आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर कितने प्रकार के स्कूल चल रहे हैं गुरुजी, ई के अंदर स्कूल,
तो ध्यान रखिएगा, एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर आपने देखा होगा अपने आसपास के क्षेत्र में, है ना, दो प्रकार के स्कूल चलते हैं। एक तो चलता है प्राथमिक स्तर। क्या चलता है? प्राथमिक स्तर चलता है। प्राथमिक स्तर की बात करें तो ये चलता है कक्षा 1 से 5वीं तक, ठीक है। और इसी का दूसरा रूप चलता है उच्च प्राथमिक, जिसमें रीट वगैरह आती है ना आपकी, वो दोनों लेवल है, कक्षा 1 से 5 वाले और 6 से 8 वाले। तो इसमें कहां से कहां तक चलता है? तो देखो इसमें चलता है, कक्षा यहां से उड़ जा सकता है आपको, कक्षा 1 से 8। अब 6 से 8 नहीं है, कक्षा 1 से 8 है उच्च प्राथमिक। तो ये ध्यान रखना, एलिमेंट्री एजुकेशन जिसे प्रारंभिक शिक्षा बोलते हैं, उसके दो स्कूल चलते हैं हमारे यहाँ पर। एक प्राथमिक स्तर होता है जो कक्षा 1 से 5 तक है, और दूसरा है उच्च प्राथमिक स्तर जो कक्षा 1 से 8 तक है। अब अपने एलिमेंट्री एजुकेशन की बात हमने कर ली, नंबर 1 प्राथमिक। अब हम नंबर 2 की बात करें, या इसमें एलिमेंट्री एजुकेशन में तो ज्यादा कुछ है नहीं। दूसरे की बात करें, सेकेंडरी एजुकेशन। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एजुकेशन, हिंदी में इसे बोलते हैं माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा जिसे बोलते हैं SE, यानी सेकेंडरी एजुकेशन, शॉर्ट में से इंग्लिश में बोल देते हैं SE। इसके भी कितने स्कूल चलते हैं? वही सेम है, इसके भी 2 चलते हैं। कैसे कैसे चलते हैं? तो देखो, स्कूल नंबर 1 वही माध्यमिक स्कूल, पहला माध्यमिक स्कूल जो कहां से कहां तक चलता है बताओ। माध्यमिक स्कूल की जो कक्षाएं होती है वो कहां से संचालित होती हैं? तो ध्यान रखना, ये 10वीं तक चलता है। कक्षा 1 से कहां तक है? 10वीं तक। यहाँ कक्षा लिख लेना, कक्षा 1 से 10वीं। फिर अगर बात करें नंबर 2 की, कि दूसरा कौन सा है, तो सेम ही है, उच्च माध्यमिक स्कूल। और ये कहां से होगा? तो देखो, उच्च माध्यमिक स्कूल, यहां देखो 1 से हो रहा था, वापिस आप भी कहां से जाएंगे? फिर 1 से जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं कक्षा 1 से 12वीं तक, कक्षा 1 से 12वीं तक। तो देखो, माध्यमिक की बात पूरी हो गई। अब एक ध्यान रखना, अब एक तीसरा जो मैंने आपको बताया वो यहां लिखने जा रहा हूं मैं। एक नया सिस्टम चला अपने अभी वर्तमान में, SCE, और अभी करवा के आया। पहले तो ये 2 ही थे, एलिमेंट्री एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन। अब एकीकृत कर दिया है। क्या कर दिया है? एकीकृत। यानी अगर बात करें तो SCE, इसे मैं SE भी लिख सकता था, परंतु दोनों में कंफ्यूज हो जाते। सेकेंडरी एजुकेशन है क्या? तो SC का अर्थ है स्कूल और E का मतलब एजुकेशन, यानी स्कूल शिक्षा। ये नया विभाग बना है, तो आप लिखेंगे स्कूल शिक्षा, स्कूल शिक्षा यानी स्कूल एजुकेशन। तो आप लिखेंगे यहाँ कौन सा विभाग बन गया? ये नया विभाग बना। कौन सा है? स्कूल शिक्षा, नया विभाग। अब यहां से प्रश्न आपका बन सकता है, पहले कितने स्कूल हैं? देखो, 1 2 3 4, 4 तरह के स्कूल चला करते थे, परंतु वर्तमान में अब स्कूल कितने हैं ये पूछेगा। तो स्कूली शिक्षा के अंतर्गत जो कक्षाएं चलेंगी वो चलेंगी प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक। ये बात ध्यान रखेंगे, 12वीं कक्षा तक। ये बात अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो, यहां से अब राजस्थान में कितने स्कूल चलते हैं, तो ध्यान रखना। अब इसके नीचे लिखना है, अब राज्य में 3 स्कूल संचालित हैं, 3 स्कूल संचालित हैं। पहले कितने थे? 4, अब एकीकृत हो गया है, संचालित हैं। कौन कौन से हैं आगे वाले पेज पर लिखेंगे, तो स्क्रीनशॉट आप लगा लीजिए। चलो, लगा लिया होगा। चलिए, अब सबसे पहले अपन देखें 3 स्कूल। पहला है प्राथमिक स्कूल, प्राइमरी स्कूल जिसे बोलते हैं, प्राथमिक स्कूल। और प्राथमिक स्कूल का सीधा सा अर्थ हो गया कहां से कहां तक होगा, तो ध्यान रखना, प्री प्राइमरी से 5वीं तक। कहां से कहां तक है? प्री प्राइमरी से 5वीं तक, ठीक है गुरु जी। दूसरा, अब देखो यहां पे आपने क्या करना है, उच्च प्राथमिक, उच्च प्राथमिक स्कूल। अब ये उच्च प्राथमिक का तो ये कहां से चलेगा वो तो ध्यान रखना ही है, पीपी से है, ये प्री प्राइमरी से है, पीछे मैं समझा के आया हूं 5 वाला फॉर्मूला। और ये कहां तक चलता है? 8वीं तक। और
अब आपका 3 नंबर जो स्कूल राजस्थान में संचालित हो रहा है वो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सेकेंडरी स्कूल ये कहां से कहां तक है, तो ध्यान रखना ये प्री प्राइमरी से 12वीं तक। तो राजस्थान में वर्तमान में कितने तरह के स्कूल चल रहे हैं, तो उत्तर आना चाहिए आपका 3 प्रकार के। पहले कितने थे, पहले 4 प्रकार के थे। ओके, अब अपन कुछ बात करेंगे इसके महत्वपूर्ण तथ्यों की, क्योंकि इतिहास को पढ़ने जा रहे हैं तो फिर इतिहास के कुछ प्रश्न भी बन सकते हैं। तो अपन यहां लिख लेना महत्वपूर्ण तथ्य। क्या लिखना है आपको, महत्वपूर्ण तथ्य। राजस्थान के अंदर बात करें, जब अंग्रेजों का शासन था उस समय से क्या हुई, शिक्षा डेवलप होने लगी, है ना। उस समय सबसे पहले किस क्षेत्र को अंग्रेजों ने चुना ताकि हम यहाँ पर शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सके। अंग्रेजी शिक्षा को उन्होंने लागू करवाया। ईसाइयों की जो ईसाई मशीनरी थी वो कहाँ हुई, तो राजस्थान का जो हृदय कहलाता है कौन, अजमेर। और अजमेर को इन्होंने फोकस किया था, तो सर्वाधिक जो काम हुए ना वो अजमेर के अंतर्गत हुए। तो पुष्कर के अंदर कॉलेज भी बने, स्कूल भी संचालित हुए। तो वो क्या है, हमारे महत्वपूर्ण फैक्ट है, वहां से प्रश्न पूछ सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे वहां से क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे वो अपन यहां से लिख लेते हैं। तो सबसे पहले 1819 आप लिखिएगा। 1819 में जेवेज केरी करी अंग्रेज अधिकारी को राजस्थान का शिक्षा के लिए नियुक्त किया गया अधिकारी था। अंग्रेज अधिकारी को पुष्कर, याद रखिएगा पुष्कर कहां पड़ता है, अजमेर में। पुष्कर क्षेत्र का शिक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया। शिक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया, ठीक है। तो ये चीज आप नोट कर लेंगे, नियुक्त किया। तो कब से स्टार्ट हो रहा है, देखो 1819 से स्टार्ट हो रहा है। फिर उसके बाद में देखो 19 के बाद में 3 साल का अंतर रखेंगे, 1822। और अजमेर के 2 स्थान पड़ते हैं 1822 में, एक तो पड़ता है बिनाए और एक पड़ता है केकड़ी। ये सब अजमेर के अंदर है, क्योंकि अजमेर हृदय था, वहां पर उनकी छावनियां थी। में स्कूल खोले गए। अब ये बंदा आया जेविज करी, और इसने आते ही सबसे पहले शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति होती है। कब, 1819 में। फिर 1822 में बिनाए और केकड़ी जो अजमेर में स्थित है वहां पर क्या कर दिए हैं, स्कूल खोल दिए हैं, ठीक है। और ये खोले तो कब थे, 22 में, परंतु बंद कब हो गए, 1831 में क्या हो गए, बंद हो गए। ये भी ध्यान रखिएगा, कब हुए, 1831 में इनको बंद कर दिया गया। फिर आते हैं 1835 में, ठीक है। और 1835 में एक विद्वान अंग्रेज अधिकारी कौन थे, वेलजली, है ना। वेलजली को राजस्थान में, वेलजली ने राजस्थान में शिक्षा का क्या किया, प्रचार प्रसार किया, प्रचार प्रसार किया। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में गुड काम, ऐसे याद रखो कोई वेल मीन्स क्या होता है, अच्छा। अच्छा काम करने वाले कौन थे शिक्षा के क्षेत्र में, 1835 में वेलजनी ने राजस्थान के अंदर शिक्षा का क्या किया है, प्रचार प्रसार किया। और इसी समय 1835 में अंग्रेजी को क्या बना दिया गया, राजभाषा। 1835 में अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। 1835 में जैसे ही अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, और एक अधिकारी था वेलजली, उसने राजस्थान में इसका क्या किया, प्रचार प्रसार किया। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओहो, फिर है हमारे पास 1860। 1860 में अजमेर में ईसाई मशीनरी की क्या होती है, स्थापना। ये मशीनरी वो नहीं है जो आप सोच रहे हो कोई, ये स्कूल जो चला करते थे अंग्रेजों को, उनको क्या बोलते थे, मशीनरी बोलते थे, ठीक है। तो 1860 में अजमेर में ईसाई मशीनरी की क्या होती है, स्थापना होती है। अजमेर से बाहर निकले ही नहीं है, देखो, ठीक है। और फिर क्या किया, 1866 में
बालिका शिक्षा हेतु, ये काम बहुत अच्छा किया इन्होंने, बालिका शिक्षा हेतु, शिक्षा हेतु कई जगहों पर इन्होंने क्या चलाए, स्कूल चलाए। अब बड़ी बड़ी रियासतें थी इतिहास के अंदर, वहां वहां स्कूल चलाने क्या थे, अनिवार्य थे। तो कहां कहां चलाए, तो देखें सबसे बड़ी मेवाड़ रियासत थी, तो मेवाड़ में चलाए, उदयपुर, फिर जयपुर। जाट रियासत कौन सी थी, भरतपुर। तो यहां पर क्या किया अंग्रेजों ने, 1866 में बालिका शिक्षा हेतु क्या चलाए, स्कूल चलाए थे, में स्कूल। परंतु आपके पेपर में जो प्रश्न पूछा जाएगा वो आपसे ये पूछा जाएगा, आपको ये पूछेगा सावित्री गर्ल्स स्कूल कहां है, सावित्री गर्ल्स स्कूल कहां चलाया था। तो घबराना नहीं है, अपन फॉक्स एक भी कर रखा है, कहां पर, अजमेर में। और ऐसे याद रखना, सावित्री वर्मा जी की जो पत्नी सावित्री गायत्री जिसे बोलते हैं, उसका मंदिर कहां है, अजमेर में, से याद रख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद में देखो फिर चलाया सोफिया गर्ल्स स्कूल, ये कहां चलाया है, ये भी अजमेर में ही चलाया है। फिर तीसरे की बात करें, महारानी नोबेल स्कूल, और ये कहां चलाया है, महारानी नोबेल स्कूल। तो ध्यान रखना, महारानी चलाया था बीकानेर में, कहां चलाया था, बीकानेर, ये स्कूल चलाए थे। फिर अगर बात करें, इस पे तो नहीं आएगा, आगे एक स्क्रीनशॉट और लगा लो भाई। 1875 में, 1875 में, ठीक है, अजमेर के अंदर एक काम और होता है, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना होती है, मेयो कॉलेज, क्या होती है, मेयो कॉलेज की स्थापना। तो ये काम भी बहुत अच्छा हुआ, 1875 के अंतर्गत होता है। फिर अगर देखें 1929 में, 1929 में ब्यावर, ये कहां पड़ता है, ब्यावर है वहीं पे पड़ता है गुरुजी। ब्यावर में सनातन धर्म, सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक कॉलेज की स्थापना होती है, सनातन धर्म कॉलेज की क्या हुई, स्थापना होती है, कॉलेज की स्थापना। तो ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इसको याद रखना जरूरी है कि कहां कहां क्या क्या हुआ था। और फिर ये तो पेपर में पूछा भी गया है, 1942 में दयानंद एंग्लो, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज कहाँ है भाई, वैदिक कॉलेज पता ही है गुरुजी, आप बता रहे हैं वहीं होगा, अजमेर में, अजमेर में स्थापना। तो ये हमने पहली पृष्ठभूमि पढ़ी है आपके मैनेजमेंट की कक्षाओं के अंतर्गत, ठीक है। तो आपको ये कक्षा कैसी लगी, अगर बढ़िया लगी तो अपने मित्रों तक शेयर करें, रेगुलर क्लास मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।